हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लेके आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक का एक और न्यू टॉपिक जो है चेंजिंग एग्रियन स्ट्रक्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट, आपको मैं इस टॉपिक के लेकर पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट, आपको मैं जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे आपको अपने कॉपी में ये नोट्स को तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आपको ये नोट्स हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि जब अपने एग्रियन स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट चेंजिंग लाई थी तो वहाँ पे 3 तरीके से चेंजिंग लाया गया था। तो पहला क्या था? पहला चेंजिंग टेक्निकल चेंजिंग था, दूसरा इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग, तीसरा जनरल चेंजिंग। सो लाइन बाय लाइन चलिए हम सारी चेंजिंग को समझते हैं स्टूडेंट। तो पहले नंबर पे आ जाता है टेक्निकल चेंजिंग। टेक्निकल चेंजिंग पे ए नंबर पे यूज़ ऑफ HYB सीड्स। HYB मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी। Since 1965 use of HYB seed have been increased। 1965 से जो HYB सीड का यूजेस है वो इंक्रीज हुआ था। दे हैव लेड टू राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये जो HYB सीड है ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता था। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेगुलेशन। ये ग्रीन रेगुलेशन के तहत यूज ऑफ HYB सीड अपने भारत में लाया गया था। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYB सीड्स। जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन थी वो प्रमोट करती थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYB सीड को। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद बी नंबर पे आ जाता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर है मतलब स्टूडेंट मतलब जो खाद हम लोग अपने खेतों में डालते हैं उसी को हम केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव बीन इंक्रीज ओवर टाइम। जो यूज था केमिकल फर्टिलाइजर वो भी इंक्रीज हुआ था ओवर टाइम में। इट इज़ यूज टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता था? प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता था, बढ़ाता था। 2015-16 टू 67.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव बीन यूज। 2015-16 में 267.5 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइजर वो यूज हुआ था अपने भारत में। सी नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आप जैसा कि आपको बता दें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड क्या होता है। ये क्या होता है? जो खेतों में कीड़े मकोड़े और उसकी बीमारी को मतलब हटाने के लिए जो हम लोग खेतों में दवा डालते हैं उसी को कहते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिसीज एंड इंसेक्ट को। 40 सेंट्रल प्लांट है इसके लिए बनाए गए थे, जिससे ये मतलब सेटअप किए गए थे जिससे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूजेस को बना सके। जी हाँ स्टूडेंट, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया था। उसके बाद डी नंबर पे आ जाता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मोर इम्पोर्टेंट हैज बीन साइंटिफिक कल्टीवेशन। स्टूडेंट जैसे कि कल्टीवेशन करें तो साइंटिफिक तरीके से करें। इसमें यह बताया गया है कि साइंटिफिक मेथड कैसे कैसे होते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। हम पहले नंबर पे तो हम सही क्रॉप का सिलेक्ट करें। उसके बाद दूसरे नंबर की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि हम जहाँ पे हमको क्रॉप को कल्टीवेट करना है वहाँ पे जो सॉइल है उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी सॉइल पे हम क्रॉप लगा दें, तो उसको उस सॉइल को पहले अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे रोटेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का रोटेशन करें। एक सीजन में अगर कोई क्रॉप लगा दिया तो दूसरे सीजन में उस क्रॉप को बदल के दूसरा क्रॉप लगाए। इससे रोटेशन होता रहता है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है क्रॉप की। फोर्थ नंबर पे आ जाता है सिलेक्शन ऑफ सीड। सही सिलेक्शन करना सीड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है कि फिफ्थ नंबर पे यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का भी यूज करना अपने खेतों में जिससे उसके प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है। तो यही 5 तरीके हैं जिससे हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम खेती करें तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। About 23 agriculture university have an scientific cultivation there are there to promote research। जो 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है साइंटिफिक कल्टीवेशन की, ये प्रमोट करती है इस रिसर्च को। सो स्टूडेंट, दूसरी चेंजिंग आ जाती है इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग। इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग में पहले नंबर पे आ जाता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज हैं वो ज़मींदार होते हैं। इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ज़मींदार सिस्टम को एबोलिश्ड कर दिया था। जो पहले ज़मींदार मतलब जो कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा वो करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उसको पूरी तरीके से ठप कर दिया। अब जो जिसका जो लैंड होगा उसी लैंड पे वो चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कल्टीवेट करेगा क्रॉप को। किसी तरीके से ज़मींदार का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है इस सिस्टम के तहत। जी हाँ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेंट।
इसमें लिखा है दिस वाज डन टू पुट एन इन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय इंटरमीडियरीज हु यूज टू चार्ज हाई रेंट फ्रॉम टी नेट। स्टूडेंट आपको बता दें इसका मतलब क्या है कि जैसे कि जो ज़मींदार होते थे जो हाई रेंट लेते थे टी नेट से, गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया है एक्सप्लॉयटेशन उस चीज़ का। और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है रेंट मैक्सिमम लिमिट 1/3 जो वैल्यू ऑफ क्रॉप है, इससे ज़्यादा कोई भी ज़मींदार टी नेट से रेंट नहीं ले सकता है। जी हाँ स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इट इज प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू फार्मर एट वन प्लेस इन रिप्लेसन ऑफ दिस स्कैटर्ड होल्डिंग एट दियर। जैसे कि स्टूडेंट इसकी सरल मीनिंग ये है कि जैसे कि आपका खेत बिखरा हुआ है, मतलब एक खेत कहीं और है, एक खेत कहीं और है, तो गवर्नमेंट वो खेत अपने अपने खुद लेकर आपको एक ही जगह पे सारे खेत, मतलब एक ही जगह पे सारे खेत एक ही साइज में आपको अवेलेबल करा देती है। उसी को कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को, मतलब आपको सही से अगर आपको अपने भाषा में कहें तो उसको चकबंदी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट। इससे क्या होता था, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता था वो रिड्यूस होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजिंग थी। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाता है सीलिंग और लैंड। जो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम के पहले आपको फिक्स लगा देना है, इसमें मैं गलती से फिक्स नहीं लिखा, तो यहाँ पे है फिक्स्ड मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग डेट इंडिविजुअल फैमिली कैन ओन। मतलब गवर्नमेंट क्या की थी कि फिक्स कर दी थी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड को, जिससे इंडिविजुअल और फैमिली उसको ओन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लैंड एबव द इंडिविजुअल और फैमिली सीलिंग लिमिट हैज बीन रिज्यूम बाय गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग लैंडलेस लेबर। मतलब अगर क्या जानते हैं, जो गवर्नमेंट जो लैंड फिक्स की है सबके लिए, अगर उससे ज़्यादा लैंड किसी के पास होता था तो उसको गवर्नमेंट लेकर लैंडलेस लेबर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। इससे क्या होता था, इससे दिस वाज डन टू प्रमोट इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लैंड है सबके पास इक्वल रहे। जी हाँ स्टूडेंट। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। स्मॉल फार्मर टुगेदर कैन बाय इनपुट एट लोअर प्राइस, सेल दियर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करती है, कहती है कि स्मॉल फार्मर क्या है कि एक साथ मिलकर इनपुट बाय करें और लोअर प्राइस में, और एक साथ प्रोड्यूस करें, सेल दियर प्रोड्यूस, मतलब एक साथ सेल करें अपना प्रोड्यूस को हायर प्राइस में। इससे क्या था, गवर्नमेंट इंकरेज करती थी इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर। जो उसके स्मॉल होल्डर होते थे उसमें गवर्नमेंट इंकरेज करती थी कि वो बार्गेनिंग करें, मतलब उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो। जी हाँ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट थर्ड और नेक्स्ट चेंजिंग आ जाती है जनरल चेंजिंग। जनरल चेंजिंग में पहली चेंजिंग है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। वेरियस मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च। जो वेरियस मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करती है देश के अलग अलग जगहों पे, इस क्योंकि इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। नाउ 45% लैंड कवर अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इन 1950 में इट वाज 17%। जो प्रेजेंट टाइम में 45% जो लैंड कवर हैं, ये इसके इनके पास पूरा तरीके से परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध है। यही डाटा 1951 में 17% था, मगर अब ये 45% हो गया है। सेकंड आ जाता है प्रोविंस ऑफ क्रेडिट। कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, नेशनल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वेयर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट, जो ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक था, नाबार्ड जो बैंक था, ये बैंक इसलिए लाया गया था जिससे हम फार्मर को लोन दे सके, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जी हाँ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट थर्ड नंबर पे आ जाता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या है? प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाई थी, जो एमएसपी उसको कहते हैं। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट जो क्रॉप का मतलब जो सरप्लस होता था उसका प्राइस फिक्स कर देती थी। जैसे कि गेहूं को अगर एमएसपी के तहत गवर्नमेंट ने उसको 30 रुपये किलो कर दिया है, तो चाहे मार्केट में कितना भी लोअर ना हो, अगर मार्केट में वो 20 रुपये किलो है या 25 रुपये किलो है, तो उससे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट का अगर प्राइस 30 रुपये है तो गवर्नमेंट उसी प्राइस पर फार्मर से सरप्लस खरीदेगी। ये बहुत ही इसी मतलब कि इससे फार्मर को हेल्प मिलता था अपने क्रॉप को प्रोडक्ट करने में और उसको सेल करने में। इससे क्या होता था, क्रॉप मतलब कि फार्मर इंकरेज होते थे क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो स्टूडेंट, बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।